सोचिए, किसी को अचानक सीने में बहुत तेज दर्द उठता है, सांस फूलने लगती है, ठंडा पसीना, मतलब ऐसी हालत की देखकर ही घबराहट हो जाए। बिल्कुल। तो इस जानलेवा हालत में डॉक्टर करते क्या हैं, कैसे फैसले लेते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। ये जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या ACS है और इसे संभालने की जो तय तरीके हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन पर हमारे पास हैं कुछ दस्तावेज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से जुड़े हुए। ये वो गाइडलाइंस हैं ना, जो डॉक्टरों को रास्ता दिखाती हैं। जी हाँ। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक डॉक्टर की राय नहीं है, बल्कि ये मजबूत साइंटिफिक सबूतों पर आधारित है। पूरी रिसर्च के बाद बनी गाइडलाइंस है। अच्छा। इनका मकसद ही यही है कि ऐसी नाजुक घड़ी में, जहां सोचने का ज्यादा वक्त नहीं होता, डॉक्टर जल्दी से जल्दी सही और असरदार कदम उठा सकें। वाला मरीज आता है अस्पताल तो फौरन क्या होता है, और फिर अलग अलग तरह के हार्ट अटैक के लिए इलाज अलग कैसे होता है? हाँ, चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये पूरा सिस्टमैटिक तरीका बताते हैं। मतलब मरीज के आने से लेकर उसकी हालत जांचने, टेस्ट करने, सही दवा चुनने, जरूरत पड़ने पर प्रोसीजर करने तक, सब कुछ। बिल्कुल। ताकि कोई चीज छूटे ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई मरीज आया इमरजेंसी में, सीने में दर्द बता रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या देखते हैं? क्या आते ही ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं सबको? देखिए, ये एक आम धारणा है, लेकिन प्रोटोकॉल ऐसा नहीं कहता। ऑक्सीजन देना जरूरी है, पर सिर्फ तब जब सच में जरूरत हो। अच्छा। मतलब अगर खून में ऑक्सीजन का लेवल, वो SpO2 जिसे कहते हैं, अगर वो कम हो रहा है तब देते हैं। लक्ष्य होता है कि 94% से 98% के बीच बना रहे। सबको बेवजह 100% ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। असल में कुछ मामलों में नुकसान भी कर सकती है। अरे हाँ, और साथ ही ये पक्का करना होता है कि सांस की नली खुली है, मरीज ठीक से सांस ले पा रहा है, वो एयरवे, ब्रीदिंग। हाँ, इंट्यूबेशन मतलब सांस की नली डालना जी वो तो आमतौर पर बहुत गंभीर हालत में ही जरूरी होता है, जी। जैसे कार्डियोजेनिक शॉक हो या कार्डियक अरेस्ट। समझ गया। तो ऑक्सीजन जरूरत के हिसाब से, ये जानना जरूरी था। इसके बाद फिर वो नसों में ड्रिप लगाना, IV लाइन और ECG मॉनिटरिंग, वो तो फौरन होता होगा। बिल्कुल, IV लाइन तो बहुत जरूरी है ताकि दवाएं देनी हो तो तेजी से दे सकें, और ECG मॉनिटरिंग तो लगातार चलती है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है जितनी जल्दी हो सके एक 12 लीड ECG रिकॉर्ड करना। अच्छा। वो एक तरह से दिल का पूरा हाल बता देता है उस वक्त का। और अगर मरीज का कोई पुराना ECG मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छा। हाँ, तुलना करने के लिए। हाँ, पता चल जाता है कि अभी क्या नया बदलाव आया है। और मान लीजिए ECG से या लक्षणों से लग रहा है कि दिल को खून अभी भी कम मिल रहा है, इस्कीमिया जिसे कहते हैं, तब? हाँ, ऐसी हालत में फिर कई कदम एक साथ उठाने पड़ते हैं। जैसे अगर दिल की धड़कन बहुत तेज या बहुत धीमी है तो पहले उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर लगभग हर मरीज को एस्पिरिन की डोज दी जाती है, आमतौर पर 300 मिलीग्राम। अच्छा, मैंने सुना है इसे चबाकर लेने को कहते हैं। क्यों? हाँ, वो इसलिए ताकि दवा खून में जल्दी घुल जाए और अपना असर तेजी से दिखाए। ये खून पतला करके थक्के बनने से रोकती है। ठीक है। फिर आता है दर्द का इलाज। ACS का दर्द बहुत तेज होता है, उसे कम करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मजबूत लेकिन दिल के लिए सेफ दर्द निवारक दवाएं जैसे मॉर्फिन या वैसी ही कोई दवा IV से देते हैं। अच्छा। और साथ में उल्टी रोकने की दवा भी, क्योंकि दर्द से या दवाओं से उल्टी आ सकती है। हाँ, ये तो होता है। और वो जो सीने में भारीपन या जकड़न होती है, एंजाइना, उसके लिए एक बहुत कॉमन दवा है GTN, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट। ये खून की नलियों को थोड़ा फैलाती है, आराम देती है, दिल पर बोझ कम करती है। अच्छा। इसे जबान के नीचे रखने वाली गोली या स्प्रे की तरह दे सकते हैं, या फिर दर्द ज्यादा हो तो IV ड्रिप से भी। और फिर कुछ और दवाएं भी हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स। मेटोप्रोलोल एक उदाहरण है। ये दिल की धड़कन धीमी करती हैं, ब्लड प्रेशर कम करती हैं, दिल को आराम मिलता है, पर ये बहुत सोच समझ कर दी जाती हैं। सोच समझ का मतलब कब नहीं देनी है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि बीटा ब्लॉकर्स कब नहीं देने हैं। जैसे अगर मरीज का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम है या हार्ट फेलियर के लक्षण है, मतलब दिल ठीक से पंप नहीं कर पा रहा या धड़कन बहुत ज्यादा धीमी है, तो ये दवा नहीं देंगे। अच्छा। और हाँ, अगर मरीज कोई ऐसी दवा ले रहा है जो ब्लड प्रेशर या दिल की ताकत बढ़ाती है और डॉक्टर को शक है कि कहीं वही तो प्रॉब्लम नहीं कर रही, तो उसे बंद या कम करने का सोचते हैं। और एक स्थिति,
अगर मान लीजिए मरीज में खून की बहुत कमी हो, एनीमिया। हाँ, अगर सिवियर अनीमिया है तो खून चढ़ाना पड़ सकता है। लक्ष्य होता है हीमोग्लोबिन को एक सेफ लेवल करीब 7 से 9 ग्राम तक लाना, क्योंकि खून की कमी से भी दिल पर जोर पड़ता है। सही बात है, ठीक है। तो ये हो गए वो शुरुआती कदम जो लगभग हर एसीएस मरीज के लिए हैं। अब आपने ईसीजी का जिक्र किया था, तो क्या ईसीजी के नतीजों से इलाज का रास्ता बदल जाता है? जैसे वो एक होता है एसटी एलिवेशन एमआई, स्टेमी, वो ज्यादा खतरनाक होता है शायद। बिल्कुल, स्टेमी बहुत गंभीर किस्म का हार्ट अटैक है। इसमें ईसीजी में एक खास बदलाव दिखता है, एसटी सेगमेंट ऊपर उठा हुआ, जो बताता है कि दिल की कोई मुख्य धमनी पूरी तरह ब्लॉक हो गई है। ओह, यहाँ इलाज का बस एक ही मंत्र है, टाइम इज मसल, मतलब समय ही दिल की मांसपेशी है। जितनी जल्दी बंद धमनी खुलेगी, दिल को उतना कम नुकसान होगा। तो धमनी खोलने के लिए क्या करते हैं फौरन? सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है पीसीआई, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, जिसे आम भाषा में एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग कहते हैं। हाँ। इसमें कैथेटर से ब्लॉक हुई धमनी तक पहुंचकर उसे गुब्बारे से फुलाकर खोलते हैं और फिर एक स्टेंट डाल देते हैं ताकि वो खुली रहे। इसके लिए मरीज को फौरन कार्डियक कैथ लैब ले जाना होता है। अच्छा। और साथ में एस्प्रिन के अलावा और भी दवाएं देते हैं खून पतला रखने के लिए, जैसे क्लोपिडोग्रेल या प्रेसोग्रिल। लेकिन अगर मान लीजिए मरीज ऐसी जगह है जहां कैथ लैब नहीं है, या ले जाने में 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे, ये तो भारत में काफी आम होगा शायद। हाँ, ये एक बहुत क्या कहते हैं अहम सवाल है और हकीकत भी है। अगर पीसीआई जल्दी मुमकिन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस? हाँ, मतलब खून का थक्का गलाने वाली दवा, क्लॉट बस्टर जिसे कहते हैं, जैसे रेटेप्लेस या टिनेक्टेप्लेस। ये आईवी ड्रिप से देते हैं। ये उस थक्के को घोलने की कोशिश करती है। अच्छा। पर ये पीसीआई जितनी असरदार नहीं होती और इसमें ब्लीडिंग का खतरा भी ज्यादा होता है। तो ये तभी करते हैं जब पीसीआई में देर हो रही हो और थ्रोम्बोलाइसिस देने में कोई मनाही ना हो। और इसके साथ हेपरिन भी देते हैं, वो भी खून पतला करने के लिए। और अगर ये दवा भी काम ना करे तो थ्रोम्बोलाइसिस फेल हो जाए? हाँ, अगर दवा देने के 60-90 मिनट बाद भी मरीज के लक्षण या ईसीजी में सुधार न दिखे तो इसे फेल्ड थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। तब कोशिश की जाती है कि मरीज को जल्द से जल्द ऐसी जगह ले जाएं जहां पीसीआई हो सके। उसे फिर रेस्क्यू पीसीआई कहते हैं। अच्छा, रेस्क्यू पीसीआई। और हाँ, एक और बात, कभी-कभी एंजियोग्राफी के वक्त पता चलता है कि ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है कई धमनियों में, या दिल का फंक्शन बहुत कमजोर है। ऐसे कुछ मामलों में डॉक्टर पीसीआई की जगह बाईपास सर्जरी मतलब सीएबीजी की सलाह भी दे सकते हैं। तो फैसला हमेशा पूरी स्थिति देखकर होता है। समझ गया। तो स्टेमी में मेन फोकस है धमनी जल्दी खोलना, पीसीआई से या थ्रोम्बोलाइसिस से। लेकिन दूसरा टाइप भी होता है जिसमें ईसीजी में वो बड़ा एसटी एलिवेशन वाला बदलाव नहीं दिखता, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, एनएसटेमी या अनस्टेबल एंजाइना। उसमें क्या करते हैं? क्या उसमें भी इतनी भगदड़ होती है? हाँ, एनएसटेमी और अनस्टेबल एंजाइना में मतलब कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ भी धमनी में रुकावट तो है, पर अक्सर वो पूरी तरह ब्लॉक नहीं होती। ईसीजी में स्टेमी वाले बड़े बदलाव नहीं दिखते। हाँ, दूसरे छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं, या कभी-कभी ईसीजी नॉर्मल भी लग सकता है। अच्छा। तो यहाँ इलाज की स्ट्रैटेजी स्टेमी जितनी फौरन धमनी खोलो वाली नहीं होती। यहाँ पहले मरीज को स्थिर करने पर, दवाएं देने पर और फिर उसकी रिस्क कितनी है, ये जांचने पर फोकस होता है। तो इसमें दवाएं कौन सी देते हैं? एस्पिरिन तो यहाँ भी देते हैं, पर दूसरी एंटीप्लेटलेट दवा जैसे क्लोपिडोग्रेल वो अक्सर तभी देते हैं जब ईसीजी में इस्कीमिया के पक्के सबूत हों या खून में ट्रोपोनिन लेवल बढ़ा हुआ मिले। ट्रोपोनिन? हाँ, ये एक प्रोटीन है जो दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचने पर खून में आता है, तो इसका बढ़ना हार्ट अटैक कंफर्म करता है। ओके। इसके अलावा खून पतला रखने के लिए एंटीकोगुलेंट्स देते हैं इंजेक्शन से, जैसे एनॉक्सापेरिन या फोंडापेरिनॉक्स। कुछ खास हालात में, जैसे किसी को किडनी की दिक्कत है या जल्दी कोई सर्जरी होनी है, तो शायद डॉक्टर एक अलग तरह का ब्लड थिनर यूएफएच या अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन देना चाहें, क्योंकि उसका असर जल्दी बंद किया जा सकता है। अच्छा। और दर्द या जकड़न के लिए जीटीएन की ड्रिप भी इस्तेमाल हो सकती है। तो इसमें पीसीआई कब होती है फिर? एंजियोप्लास्टी? देखिए, एनस्टेमी वाले हर मरीज को फौरन कैथ लैब ले जाने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर पहले मरीज की रिस्क देखते हैं, मतलब लक्षण, ईसीजी, ट्रोपोनिन और बाकी चीजों के आधार पर तय करते हैं कि आगे गंभीर प्रॉब्लम का खतरा कितना है।
कम, मीडियम या ज्यादा। अच्छा, रिस्क असेसमेंट। हाँ, जिन मरीजों को ज्यादा खतरा होता है या जिनके लक्षण दवाओं से भी ठीक नहीं हो रहे, उन्हें जल्दी मतलब आमतौर पर 24 से 72 घंटे में एंजियोग्राफी और जरूरत पड़ने पर पीसीआई के लिए ले जाते हैं। कम खतरे वालों का शायद पहले दवाओं से ही इलाज चले और बाद में जरूरत पड़ने पर एंजियोग्राफी हो, और कभी-कभी पीसीआई के दौरान और ज्यादा असरदार एंटी प्लेटलेट दवाएं GP2B3A इनहिबिटर्स भी देते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा फर्क है एस्टेमी और एनेस्टेमी के मैनेजमेंट में। अब एक और सिचुएशन, मान लीजिए एसीएस के दौरान मरीज की हालत बहुत बिगड़ जाए, ब्लड प्रेशर गिरने लगे, मतलब वो हीमोडायनामिकली अस्थिर हो जाए। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है और इसमें बहुत इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है। अगर लगता है कि शरीर में फ्लूइड की कमी है, हाइपोवोलेमिया, तो बहुत सावधानी से थोड़ा फ्लूइड जैसे 250-500 ml तेजी से आईवी से देकर देखते हैं कि ब्लड प्रेशर सुधरता है या नहीं। इसे फ्लूइड चैलेंज कहते हैं। सावधानी से। हाँ, ऐसी नाजुक हालत में मरीज की पल पल की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो इसके लिए डॉक्टर अक्सर खास मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाते हैं, जैसे आर्टरी में लाइन डालते हैं, आर्टीरियल लाइन, जिससे बीपी लगातार पता चलता है। अच्छा। गर्दन या छाती की नस में सेंट्रल लाइन सीवीसी डाल सकते हैं, और कभी-कभी कार्डियक आउटपुट मॉनिटर भी लगाते हैं, ये देखने के लिए कि दिल कितना खून पंप कर रहा है। इनसे डॉक्टर को अंदर की पूरी पिक्चर मिलती है। क्या ऐसी हालत में दिल को सपोर्ट करने के लिए कोई मशीन वगैरह भी यूज होती है? हाँ, कुछ बहुत ही सीरियस मामलों में, जब दवाओं से भी हालत नहीं संभल रही हो और मरीज को धमनी खोलने वाली थेरेपी मतलब पीसीआई या सर्जरी तक पहुंचाना है, तो एक टेम्पररी मैकेनिकल सपोर्ट डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे IBAP इंट्रायोटिक बालून पंप। ये एक गुब्बारा होता है जिसे जांग की धमनी से अओर्टा में डालते हैं। ये दिल की धड़कन के साथ फूलता पिचकता है, जिससे दिल का बोझ कम होता है और खून का फ्लो बेहतर होता है। ये एक तरह से ब्रिज का काम करता है जब तक परमानेंट इलाज न हो जाए। अच्छा, ये तो काफी एडवांस चीजें हैं। तो संक्षेप में देखें तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का मैनेजमेंट एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। शुरू के कदम ऑक्सीजन देखना, फौरन ECG, दर्द कम करना, एस्पिरिन देना, ये तो लगभग सबके लिए है। फिर ECG तय करता है कि रास्ता किधर जाएगा। स्टेमी में फौरन धमनी खोलनी है, PCI या थ्रोम्बोलाइसिस से। एनस्टेमी एनियोवा में पहले मरीज को स्टेबल करना है, रिस्क देखना है, फिर जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ना है। हर कदम पर तेजी से सोचना और सही फैसला लेना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, और इन प्रोटोकॉल्स के बारे में जानने से समझ आता है कि वो जो इमरजेंसी में तेजी और आपाधापी दिखती है, उसके पीछे एक सोची समझी व्यवस्थित योजना होती है। सही बात है। हर फैसला मरीज की जान बचाने और दिल को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। ये जानकर मतलब एक तरह की तसल्ली मिलती है कि ऐसी गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास गाइडलाइंस हैं। हाँ, और ये हमें एक और सोचने वाली बात पर लाता है। हमने बात की कि प्रोटोकॉल क्या कहता है, कौन सी दवा, कब PCI, कब थ्रोम्बोलाइसिस, पर असल जिंदगी में जब डॉक्टर किसी एक मरीज को देख रहे होते हैं, तो क्या सिर्फ ECG और लक्षणों से ही सारे फैसले होते हैं? शायद नहीं, और भी चीजें मायने रखती होंगी, है ना? जैसे मरीज की उम्र क्या है, उसे पहले से कोई और बीमारी तो नहीं, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, वो कौन सी दवाएं ले रहा है। हाँ। या जिस अस्पताल में वो है वहाँ क्या सुविधाएं हैं, क्या 24 घंटे कैथ लैब चलती है। शायद ये सब बातें भी प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए ही किसी एक मरीज के लिए सबसे अच्छा इलाज चुनने के फैसले पर असर डालती होंगी। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे गाइडलाइंस एक फ्रेमवर्क तो देती हैं, पर हर मरीज का इलाज आखिर में थोड़ा पर्सनल भी होता है।